हम लोग बात कर रहे थे आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी यही आदमी के संपर्क में लगातार आती है। आप उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियां बड़े स्वतंत्र ढंग से कर लो, तो वास्तविकता यही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक पहुंचने की स्थिति सबकी नहीं है। न सब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। और ये ठीक है कि उच्च न्यायालय विचारण का न्यायालय है, लेकिन कितने मामलों का विचारण उच्च न्यायालय करता है? अभी तक क्रिमिनल साइड पर तो हमने देखा नहीं कि किसी मामले का विचारण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया होगा। हाँ, सिविल साइड में एक मामला जरूर देखा हमने, वो राम जन्मभूमि का था। अब वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला था, इसलिए उन्होंने सुन भी लिया। अदरवाइज न सिविल साइड पर, न क्रिमिनल साइड पर, किसी साइड पर हमने ये नहीं देखा कि उच्च न्यायालय विचारण का न्यायालय होते हुए भी किसी भी मामले की सुनवाई खुद करे। और इसलिए लोगों में यह धारणा विकसित हो गई कि शायद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय विचारण के न्यायालय ही नहीं है। हाँ, डेफिनेटली उच्चतम न्यायालय नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ठीक है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारिता का न्यायालय भी है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके निर्वाचन संबंधी मामले उन्हें सुनने के लिए वो आपका विचारण के न्यायालय इस रूप में भी है, क्योंकि मूल अधिकारिता का प्रयोग करें। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मसलों में वो मूल अधिकारिता का प्रयोग करते हैं जो कि सामान्यतः लोगों के किसी मतलब की नहीं है। और उच्च न्यायालय डेफिनेटली हर मामले में मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, वेदर दैट इज ए मैटर रिलेटेड विद, ठीक है, क्रिमिनल जुडिक्शन और सिविल जुडिक्शन। रेवेन्यू की स्थिति हमें पता नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू हमारी प्रैक्टिस भी नहीं, और हमने पढ़ाया भी उसे सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि उच्च न्यायालय रेवेन्यू मामलों में मूल अधिकारिता का न्यायालय है या नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सिविल और क्रिमिनल मामलों में वो ओरिजिनल जुडिक्शन का न्यायालय है। लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय कितने मामलों को सुनता है? जमानत, इसके लिए भी आप उच्च न्यायालय में पहली ही बार एप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को छोड़कर हमने नहीं देखा कि उच्च न्यायालय सीधे कोई जमानत मांगने गया हो। जो 25 साल की हमारी एडवोकेसी है उसमें हमने कन्हैया कुमार का मामला ऐसा जरूर देखा, और वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली सेशन कोर्ट में जब वो जमानत मांगने पहुंचे थे तो वकीलों ने उन्हें खूब पीटा था और उन्हें घुसने ही नहीं दिया दिल्ली हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और इसी तर्क के साथ पहुंचे थे कि सेशन कोर्ट में हम जमानत मांगने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम जाते हैं पीटे जाता है। क्योंकि उन्होंने जो नारे लगाए थे वो कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पहली बार, प्रथम बारी जमानत प्रार्थना पत्र स्वयं सुना था। बाकी किताबों में जरूर लिखा है, लेकिन व्यवहार इसके विपरीत है। आप सबसे पहले सेशन कोर्ट में ही बेल के लिए एप्लीकेंट होते हैं, जबकि आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। दोनों को समवर्ती अधिकारिता है। आप देखेंगे जो पुरानी सीआरपीसी की सेक्शन 439 है उसमें लिखा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। या का मतलब यही होता है, आइदर यू कैन मूव बिफोर द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, बट दे आर नॉट रेडी टू हियर एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, पहली बार में वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ना हो। और इसमें ठीक भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि जो बात आपको नीचे स्तर पर मिल सकती है उसके लिए आप उच्च स्तर पर क्यों जाएं। लेकिन फिर निचले स्तर पर भी उसी प्योरिटी को आपको सुनिश्चित करना होगा जो प्योरिटी ऊपर के स्तर पर बनी हुई है। इसलिए अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनका अपॉइंटमेंट कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है, तो लोअर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट भी कार्यपालिकी प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप लोअर लेवल पर कार्यपालिका
इसके प्रभाव से मुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष जुडिशरी दे ही नहीं पाएंगे। और अधिकतर जो व्यक्ति न्याय मांगने पहुंचेगा वो राज्य के कार्यपालिकी अंग के विरुद्ध ही पहुंचेगा, डेफिनेटली, क्योंकि जो काम करेगा गलती उसी से होगी। यह जो काम करेगा, काम करने की उसकी प्रक्रिया निरंकुशता की या विधि सम्मत दोनों हो सकती है, लेकिन कर्ता इसी की भूमिका प्रमुख है। काम के संबंध में वो काम को करेगा तो स्वाभाविक रूप से गलती हो सकती है, और वो काम को करेगा तो कर्ता के तौर पर उसकी मानसिक दशा निरंकुश और विधि सम्मत दोनों हो सकती है। तो अगर आप परीक्षण करना चाहते या आपको शिकायत होगी तो हमेशा कार्य के कर्ता से होगी। तो इसलिए व्यक्ति के पास जो शिकायत होगी वो राज्य के कार्यकारी अंग अर्थात सरकार इसी के खिलाफ होगी। और चूंकि राज्य ही परम स्रोत है न्याय का, राज्य को ही अपने कार्य के विरुद्ध न्याय निर्णय करना है। इसमें से भी आपकी उस बात का उत्तर आता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने विरुद्ध रिट ये जारी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि राज्य ही परम न्याय का स्रोत है, राज्य ही न्याय देगा। भले ही राज्य के अंग के विरुद्ध ही न्याय मांगा जा रहा हो, सरकार वो भी तो राज्य का अंग है, उसी के विरुद्ध न्याय मांगने आप राज्य के ही अंग न्यायपालिका उसके पास जाते हैं। तो अगर न्यायपालिका में बैठे व्यक्ति, क्योंकि राज्य के तीनों अंग ये तो अमूर्त हैं, राज्य के तीनों अंग स्वयं में कोई जीवित मनुष्य ये तो है नहीं, वो तो एक संकल्पना है, एक अवधारणा है। तो आप राज्य के न्यायिक अंग का गठन करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध अगर निर्णय मांगेंगे, न्याय मांगेंगे, तो किससे मांगेंगे? मांगेंगे तो राज्य के न्यायिक अंग से ही, और राज्य के न्यायिक अंग का गठन वही कर रहे होंगे जिन्होंने संबंधित कृत्य को किया है, या उनके कलीग्स वही कर रहे होंगे। तो हम इस स्थिति और दशा में सिर्फ एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य के न्यायिक अंग का गठन करने वाले जिन व्यक्तियों ने परिवादित कार्य किया है उन्हें छोड़कर राज्य के न्यायिक अंग का गठन करने वाले अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस कार्य का मूल्यांकन ये किया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अंततः जो अनुतोष देना है वो राज्य के न्यायिक अंग को ही देना है, क्योंकि वही दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसलिए आप देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई निर्णय लेंगे तो उनके निर्णय के विरुद्ध भी उसी उच्च न्यायालय और उसी उच्चतम न्यायालय में अनुतोष की प्रार्थना ये की जाएगी, और अनुतोष की प्रार्थना अंतर्गत अनुच्छेद 226 भी हो सकती है, या किसी अन्य अधिकारिता में भी जिसमें वे प्रभावी अनुतोष देने की स्थिति में हो, उसमें अनुतोष उनके विरुद्ध मांगा जा सकता है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो राज्य का न्यायिक अंग वही राज्य के विरुद्ध अनुतोष प्रदान करेगा, लेकिन अक्सर शिकायत राज्य के कार्यपालिकी अंग के विरुद्ध होगी। इसलिए राज्य के न्यायिक अंग, इसकी संरचना या राज्य के न्यायिक अंग को निर्मित करने वाले व्यक्ति, राज्य के न्यायिक अंग में शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो राज्य के कार्यपालिकी अंग के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, और यही संविधान में देखा गया है। का जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें प्राप्त करना ही है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वहां लिख दिया, वहां लिखा है उन्होंने कि राज्य का जो न्यायिक अंग है वो कार्यपालिकी प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो आप केवल हायर लेवल पर यह सुनिश्चित कर देंगे,
लोअर लेवल पर अगर यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो राज्य का जो नागरिक है उसे वास्तव में एक स्वतंत्र न्यायपालिका इसके समक्ष अपनी बात रखने का अवसर ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उच्चतम और उच्च न्यायपालिका उसके समक्ष अपनी बात रखने का हक विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में भले ही दिया गया हो, लेकिन न तो ये सुविधापूर्ण है और न ही ये वांछनीय है कि कोई वहां जाकर के पहली बार अपनी बात रखे। इसलिए आप देखेंगे जो अनुच्छेद 233, 234 और 235 और 237, 236 नहीं, और आपसे प्री में खूब पूछा जाता है आजकल कि डिस्ट्रिक्ट जजेस इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और किस अनुच्छेद में होता है। और आप अपने दिलों पर हाथ रखिए और फिर पूछिए, अगर आपसे सीधे बेर सवाल यह किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है और विकल्प हो उच्च न्यायालय और राज्यपाल, तो आप कौन लगाएंगे? आप निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय लगाएंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय करता ही नहीं। ये राज्यपाल जो लोअर जुडिशियरी में प्रत्येक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करेगा, वेदर ही इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट तो होता भी नहीं, सिविल जूनियर डिवीजन का होता है। लेकिन चलिए 237 ये कहती है कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि वे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेटों के तौर पर नियुक्त हुए हैं, वे कार्यपालक हो, न्यायिक हो, कैसे भी हो, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 233, 234 और 235 इसी से शासित होगी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, उनके संबंध में नोटिफिकेशन हर जगह जारी कर दिए गए हैं, तो वे उच्च न्यायालय के अधीन आपको दिखाई देते हैं। इनफैक्ट मजिस्ट्रेसी ये सारी की सारी किसके द्वारा नियुक्त और किसके द्वारा, ठीक है, संचालित है? वो राज्य सरकार यानी राज्यपाल, यही है। तो आपकी धारणाएं कुछ भी हो, जो इनफैक्ट पोजीशन है वो ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को संशोधित कर देने का हक किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। मीनिंग देयर बाय विधायिका जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी में फंक्शन करे तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसकी इस क्षमता पर भी एक सीमा ये आरोपित कर दी गई कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई संशोधन ये नहीं कर सकते। तो ये सीमा तो अब विधायिका की क्षमता पर भी आ गई। और आपको दो बातें यहीं समझ लेनी चाहिए कि विधायिका की दो क्षमताएं हैं, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी है और एक उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। लेजिस्लेटिव कैपेसिटी की चर्चा बस एक दो दिन में शुरू हो जाएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी इसकी चर्चा 368 जो हम लोग डिस्कस करेंगे तब होगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी इसमें जब वो अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करेगी तब संविधान का संशोधन करेगी, और जब वो अपनी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी का उपयोग करेगी तब सामान्य विधायन ये करेगी। बॉडी सेम होगी लेकिन दो क्षमताओं का प्रयोग करेगी, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी है, दूसरी उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। लेकिन वेदर ही इज एक्सरसाइजिंग हिज जुडिशियल हिज लेजिस्लेटिव कैपेसिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी, ही कैन नॉट पास, ठीक है, एनीथिंग जो कि संविधान के विपरीत है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन, और संशोधन का अर्थ यही लिया जाता है कि वस्तु या चीज के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसमें आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन ये कर देना, इसी को संशोधन नाम दिया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी चीज को संशोधन नहीं कहते, ठीक है। तो जो जिला न्यायाधीश है ये भी न्यायपालिका के पार्ट
और जो न्यायपालिका के पार्ट हैं तो भले ही अनुच्छेद 233 में जो लिखा है वो वैसा ही लिखा रहे, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही चीजों की व्याख्या की जा सकती है। व्याख्या का अपना एक नियम है, और व्याख्या का नियम क्या है कि कोई भी सिद्धांत जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिपादित हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति संबंधित सिद्धांत की किस व्याख्या से सुविधापूर्वक प्राप्त होगी, यही सिद्धांत की व्याख्या का सिद्धांत है। सिद्धांत की व्याख्या का सिद्धांत ही यही है। जैसे अगर आप उस बात को गलत मान लेते हो जो आपकी जीवन प्रणाली, आपकी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, तो फिर नई जीवन प्रणाली का विकास यह असंभव हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ नवीन होगा वो आपकी वर्तमान मान्यताओं के विरुद्ध होगा। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता कि जो नवीन हो वो आपकी वर्तमान मान्यता के अनुरूप हो, क्योंकि जो आपकी वर्तमान मान्यता के अनुरूप है वो नवीन होगा ही कहां से। नवीनता का अर्थ ही यह हुआ कि वो आपकी वर्तमान मान्यता के अनुरूप नहीं है। विरुद्ध है या नहीं है ये एक दूसरी बात है, लेकिन कम से कम अनुरूप नहीं है। यही नवीनता का लक्षण है। ठीक है, और सामान्य व्यक्तियों की आदत क्या होती है कि जैसे ही उनकी स्थापित मान्यता के विरुद्ध कुछ भी कहा जाता है वो उसे गलत कहना शुरू कर देते हैं। वो जिसे सही मानते हैं, अगर आप उसके अनुरूप नहीं कह रहे हैं तो वो अक्सर आपको गलत कहते हैं। ठीक है ना, और समाज में इसीलिए क्रांतिकारी परिवर्तन जिन्होंने किए, वो चाहे सुकरात हो चाहे गैलीलियो हो, उन सबको प्रारंभिक स्तर पर गलत ही कहा गया। ठीक है ना, और गलत और सही ये लोकतांत्रिक चयन के विषय नहीं है। कितने लोग, ठीक है, किस बात के पक्ष में, इसके आधार पर गलत और सही का निर्णय नहीं हो सकता। गलत और सही का निर्णय करने के लिए सिर्फ एक बात हो सकती है कि जो कुछ किया जा रहा है उसका परिणाम कैसा आ रहा है। अगर परिणाम सुखद और आनंददायक है तो जो कुछ किया जा रहा है वही ठीक है, लेकिन आपकी स्थापित मान्यता के अनुरूप चीजों के न होने पर अक्सर आप उनको गलत कहना शुरू कर देते हो। और इसीलिए जो लीक छोड़कर चल रहा है उसे सपूत कहा है, जो लीक पर चल रहा उसे सपूत नहीं कहा, क्योंकि जो लीक पर चलेगा वो तो स्थापित मान्यताओं के अनुरूप चलेगा। जब आप लीक छोड़ देंगे अर्थात स्थापित मान्यता के विरुद्ध कुछ बोलेंगे और उसका परिणाम सुखद है, तो फिर आप सपूत हैं और आपने नवीन मान्यताओं की स्थापना कर दी। ठीक है ना, तो जो कुछ वर्तमान में चल रहा है उसे परिवर्तित तो करना ही होगा। तो चीजों के होने का ढंग, उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगी तब तक कार्यपालिकीय अंग जो राज्य का ही है उसके विरुद्ध प्रभावी अनुतोष प्राप्त होंगे ही नहीं। इसलिए न्यायपालिका से संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद की जो व्याख्या होगी वो इस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही होगी, क्योंकि इस संविधान को बनाने वाले अब दुनिया में नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहना चाहा यह आपकी समझ पर निर्भर है, और आप अपनी समझ को जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ही प्रयोग में लाएं तो समुचित होगा। अन्यथा आपकी जो समझ है वो समझदारी से भरी है, यह नहीं कहा जा सकता। देखिए, दो शब्द होते हैं,
जिसमें समझ है वो आवश्यक तौर पर समझदार होगा, लेकिन जो समझदार है वो आवश्यक तौर से समझ को धारित करता हो, जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझदारी क्षमता है, समझदारी क्षमता और शिक्षा इसी का विकास करती है। समझदारी क्षमता है और समझ ये क्षमता से कुछ अलग है। समझ, ठीक है, वो दृष्टि है जिसके आधार पर समझदारी का प्रयोग होना चाहिए। आप में समझ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, आप समझदार हो सकते हैं, आप समझने योग्य हैं, लेकिन आप समझ ही गए हैं ये कतई जरूरी नहीं है। आप समझने योग्य हैं, यहां बैठे हैं, लेकिन समझ ही जाएं ये बहुत फैक्टर्स पर निर्भर है, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको यहीं रहना होगा। आप समझने योग्य है ये एक बात है, लेकिन आप समझ ही गए ये बिल्कुल अलग बात है। अक्सर इन दोनों बातों में घालमेल हो जाता है। आप समझदारी और समझ इसे एक चीज मानकर चल देते हैं। समझदारी और समझ बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए जो समझदार हैं वो अपनी समझ का प्रयोग इस प्रकार करते हैं जो अल्टीमेट उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। संविधान बनाने वाले चले गए, नहीं पता उन्होंने क्या लिखना चाहा था, क्या कहना चाहा था। आप 20 गजल सुनते हैं, उनके मतलब आप अपने हिसाब से निकालते हैं। शायर क्या कहना चाहता था ये तो शायर ही बता पाएगा, ठीक है। भाई गालिब ने लिखा तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का कोई, ठीक है, हिसाब नहीं। तो यहां तुमसे क्या अभिप्रेत है, शराब से क्या अभिप्रेत है और गम से क्या अभिप्रेत है, ये तो गालिब ही बताएंगे। आप तो सिर्फ सोच सकते हैं और आपकी सोच आपके संस्कार और आपकी भावना और आपकी सोशल कंडीशनिंग को प्रतिबिंबित करेगी। वो सही है गालिब के दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्याख्याएं कभी ठीक नहीं हो सकती। व्याख्या तो तत्व की है और तत्व अपने में क्या था नहीं कहा जा सकता। इसलिए कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम ही ठीक हैं, लेकिन हां बस एक समाज सम्मत तरीका ये विकसित हुआ है। और समाज सम्मत तरीका क्या है? समाज सम्मत तरीका ये है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसे ध्यान में रखें। कोई भी बात जो कही गई थी, क्यों कही गई थी, वो उद्देश्य अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बात का जो अर्थान्वयन आप करेंगे वो डेफिनेटली ठीक ही होगा। इसकी संभावनाएं 99% है। यद्यपि इसमें भी गलती संभव है, लेकिन फिर भी 99% मामलों में आप ठीक होंगे। तो इसलिए समझदारी भरा तरीका यही विकसित हुआ है कि आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसे ध्यान रखें। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि न्याय मांगने आप राज्य के ही अंग के विरुद्ध जाएंगे और वो राज्य का कार्यपालिकी अंग होगा। इसलिए कार्यपालिकी अंग के प्रभाव से न्यायिक अंग को मुक्त होना ही चाहिए, अदरवाइज न्याय संभव नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 233 की व्याख्या भी उसी ढंग से होगी। कहता जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यहां नियुक्ति से अभिप्रेत जो कुछ है वो भी समझ लें। यहां नियुक्ति से अभिप्रेत फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद जो कुछ होता है वो ट्रांसफर होता है, वो नियुक्ति नहीं होती, ठीक है ना। वो नियुक्ति नहीं है। नियुक्ति की अंग्रेजी क्या है? अपॉइंटमेंट। और ट्रांसफर के बाद जब होता है तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहां बात हो रही है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद की बात यहां नहीं हो रही, यहां सिर्फ फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात हो रही। कहता न्यायाधीशों की नियुक्ति, कहता किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में
अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। एक बात तो तय हो गई कि उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अब दो बातें परामर्श के संबंध में कही जा सकती हैं। राज्य का राज्यपाल करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं बचे। जिन्होंने इसे बनाया था वे मर चुके हैं और जीवित भी होते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं था कि उन्हें यह याद होता कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों लिखा। बताते किसी कवि से एक बार किसी ने पूछा तुम्हारी कविता का मतलब क्या है, तो उसने कहा कि ये बताओ कविता पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। तो उन्होंने कहा वो तो अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा फिर मतलब से तुम्हें लेना देना क्या है, मतलब कुछ भी हो इसका हमें क्या मालूम। और बोले कि जब हमने लिखी थी तब तो हमें ठीक है, तब तो इसका अर्थ दो लोगों को पता था, एक हमें एक भगवान को, और अब एक ही को पता है भगवान को, हमें भी नहीं पता क्या है। अरे तुम आनंद लो ना, कविता का अर्थ क्या है जानने के चक्कर में ही क्यों पड़े हो, ठीक है ना। तो हो सकता है जिसने स्वयं लिखा था इसे वो भी होता और बता ही ना पाता कि उसने ये बात क्यों लिखी थी। यहां परामर्श से उसका क्या मतलब था, यहां कहा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल क्या करेगा, पद स्थापना, यानी अमुक जगह सेशन जज होगा। पद स्थापना का मतलब यह हुआ, ठीक है ना, शाहजहांपुर में सेशन जज होंगे, यह हुआ पद स्थापना का मतलब। तो कहता है पद स्थापना और प्रोन्नति, इसका मतलब प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर, और डिस्ट्रिक्ट जज में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शामिल है, क्योंकि वो एडिशनल है डिस्ट्रिक्ट जज ही, बस एडिशनल है, ठीक है ना। तो एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त से जिला जज से इंफीरियर है वो, ये नहीं समझा जा सकता। इससे सिर्फ इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब सुपीरियर यानी जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों मौजूद हैं तो जिला न्यायाधीश को प्रमुखता दी जानी चाहिए। लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश से कम हो गया, ये इससे अर्थ नहीं निकाला जा सकता। हम बार बार इन बातों को इसलिए कहते हैं क्योंकि आप छोटा बड़ा करके ही सोचने और देखने के आदी हैं। आपको दो बातें समझ में आती हैं, एक अनुरूप, दूसरा विरुद्ध। अब विरोधों में जीने के आदी हैं। बीच में भी एक बात हो सकती है जो आपकी मान्यता के अनुरूप नहीं है, विरुद्ध नहीं है, अनुरूप नहीं है, ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। अनुरूप नहीं है, विरुद्ध नहीं है, आपकी मान्यता के अनुरूप नहीं, लेकिन इस ढंग से सोचने के आप आदि नहीं। तीसरा तरीका है जो कानून में इस्तेमाल होता है, और बस इसी तरीके को सीख लेना है, उसके बाद ना कुछ पढ़ने को बचता है, ना कुछ याद करने को बचता है, कुछ बचता ही नहीं। कहता है क्या करेगा राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से पद स्थापना, प्रोन्नति और नियुक्ति तीनों करेगा, ठीक है। तीनों बातें राज्यपाल करेगा और उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो एक बात तय हो गई कि कर्ता राज्यपाल है, लेकिन परामर्श उच्च न्यायालय का चाहिए। अब परामर्श के दो अर्थ हो सकते हैं, एक परामर्श उस ढंग का है जिस ढंग का परामर्श आप कई बार अपने उन लोगों से, अपने उन संबंधियों से मांगने जाते हो जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हो, जिनके बारे में आपकी मान्यता होती है कि वो कभी गलत सलाह हमें देंगे ही नहीं। आप उनसे परामर्श लेने जाते हो और उनके परामर्श से काम करते हो। सिंह इज किंग पिक्चर देखेंगे तो उसमें वो कहता है कि क्या उंगली बाबा ये शादी की तारीख बता देंगे, तो शादी की तारीख किसे निश्चित करनी, संबंधित पक्षकारों को, ठीक है ना। लेकिन उनकी यह मान्यता है कि अमुक व्यक्ति अगर शादी की तारीख बताएगा तो वो गलत हो ही नहीं सकती। नियुक्ति, शादी की तारीख फिक्स कौन कर रहा है, फिक्स करने वाले तो आप हैं। लेकिन आपकी मान्यता यह है कि अमुक व्यक्ति गलत राय नहीं देगा, इसलिए आप उसकी राय से ही, या उसकी राय जो है उसे एज सच मान लेते हैं। अब उसी दिन मानिए आपके यहां कोई और काम है,
तो आप अपने कोजेंट रीजंस देते हैं कि साहब उस दिन तो गड़बड़ है, उस दिन हमें ये करना है, फिर वो बदलता है, लेकिन राय उसी की है, प्रिवेल कर रही अभी भी। यू हैव, ठीक है, प्लेस्ड सम रीजंस बिफोर हिम एंड आफ्टर दैट ही हैज चेंज्ड, ठीक है। तो आप स्वयं नहीं बदलते, आपने खुद नहीं बदली तारीख, आपने उसी के समक्ष अपने ऑब्जेक्शंस रखे, और वो ऑब्जेक्शंस यदि युक्ति संगत थे तो वो स्वयं उस बात को बदल देता है। एक परामर्श का तरीका ये है, ठीक है ना। और परामर्श का दूसरा तरीका क्या है कि आपने हमें परामर्श दिया, जो परामर्श राजा और उसके मंत्रियों में होता है वो भी परामर्श का तरीका है। राजा को आपने परामर्श दिया, जरूरी नहीं है आज का सिस्टम मत सोचिए, राजशाही को सोचिए। आपने राजा को परामर्श दिया, ठीक, हमें ठीक लगेगा मानेंगे, नहीं ठीक लगेगा नहीं मानेंगे, ठीक है। अब अगर मान लिया तो आपके परामर्श से किया, ठीक है, नहीं माना तो बात अलग हो गई। तो कौन सा परामर्श यहां पर अभिप्रेत है, ठीक है, यह निर्णय की बात हो गई। और इस पर जो अर्थान्वयन आएगा वो उन लोगों की मौजूदगी न होने पर जिन्होंने इसे लिखा था, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जिसके लिए लिखा था, ठीक है ना, उसी को ध्यान में रखकर जिस लिए लिखा था, इसके अर्थ को जाना जा सकता है ठीक प्रकार से। और यही अर्थान्वयन का तरीका माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनाया है। विभिन्न केस लॉज में इस परामर्श शब्द की जो व्याख्या हुई है वो यही हुई है कि उच्च न्यायालय इसके परामर्श से ही, यानी वो जो बताएगा कि इन व्यक्तियों को आप जिला जज अपॉइंट करो, सिर्फ उन्हीं को राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। यानी राज्यपाल का जो कृत्य है वो सिर्फ कार्यपालिकीय प्रकृति का होगा। किसी भी काम के दो भाग होते हैं, एक काम किया जाएगा ये तय करना, अर्थात काम किया जाएगा ये तय करना, काम करने की रीति को तय करना, ठीक है ना। और काम यदि व्यक्तियों के चयन से संबंधित है तो संबंधित व्यक्तियों का चुनाव करना, ठीक है ना। काम का एक चरण यहां पर पूरा हुआ और फिर एक्चुअल काम करने का दायित्व संबंधित व्यक्तियों को सौंपना, यह दूसरा काम हुआ। हमने आपसे कहा कि जाओ किसी भी चीज का कि मैकेनिक को ले आओ, तो आप मैकेनिक का चुनाव करना यहां तक आपका काम है, फिर मैकेनिक को एक्चुअल काम बताना ये मेरा काम है। काम के दो भाग हो गए, यही स्थिति यहां है। उच्चतम न्यायालय ने जो व्याख्या की, क्योंकि व्याख्या वही ठीक हो सकती जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जिसके लिए सब कुछ निर्मित हुआ उसकी पूर्ति करे। गलत क्या है और सही क्या है, इसकी व्याख्या एक ही हो सकती है कि जिसे करने से समाज में सुख, आनंद, सौहार्द, प्रेम ये विकसित हो वो सही है। आपकी मान्यता उसके संबंध में क्या है ये महत्व का विषय ही नहीं है, और जिसे करने से ये सब विकसित न हो वो गलत है। वो जो किया जा रहा है आपकी मान्यता के अनुरूप है या आपकी मान्यता के विपरीत है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ते। सही और गलत की व्याख्या सिर्फ इतनी ही हो सकती है, इसके अलावा हमें तो नहीं लगता कि सही और गलत की कोई अन्य व्याख्या भी संभव है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे ध्यान में रखा जाएगा, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के परामर्श जो हाईकोर्ट का मत है उसके अनुरूप आप पदस्थापना और नियुक्ति और प्रोन्नति ये करेंगे, ठीक है। अब प्रोन्नति शब्द आ गया और पदस्थापना और नियुक्ति शब्द आ गया। पदस्थापना
ये अलग बात है। और नियुक्ति का मतलब ये हो गया कि फ्रेश आदमी की नियुक्ति हो रही। और प्रोन्नति, जब प्रोन्नति भी साथ आया, या तो नियुक्ति खाली बात शब्द होता, लेकिन प्रोन्नति भी है और नियुक्ति भी है। इसके मतलब ये हो गए कि पद स्थापना के उपरांत जिला न्यायाधीश नियुक्त होने की दो प्रक्रियाएं हैं, एक प्रोन्नति से संबंधित है और एक नियुक्ति से संबंधित है। इसका मतलब ही यह निकल रहा है, कोई भी बात अगर कानून में कही जा रही और उसके लिए बेर में आधार नहीं दिख रहा तो बात निराधार है। इसीलिए आप देखते हैं नियुक्ति की दो प्रक्रियाएं हैं, एक एचजेएस का एग्जाम है, ठीक है ना, और दूसरा प्रमोशन है, जो पीसीएस जे अपॉइंट होने के बाद आदमी धीमे 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 जिला जज के रूप में पहुंचता है। प्रोन्नति और नियुक्ति, पद स्थापना, नियुक्ति और प्रोन्नति, तीनों कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन कैसे? उच्च न्यायालय के परामर्श से। ठीक है, अब सवाल यह बचा कि इस काम के, ठीक है, पद स्थापना, नियुक्ति और प्रोन्नति के दो भाग हो गए और वो किसी भी काम के होते हैं। एक कार्यपालिकी एग्जीक्यूटिव एक्ट है, यानी इनफैक्ट काम को किया जाना, ठीक है ना, मैकेनिक को काम बताना, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट हुआ। और दूसरा उपयुक्त तो मैकेनिक कौन है, इसका चुनाव करना, ठीक है। तो अगर हमने आपको मैकेनिक की तलाश के लिए भेजा है तो उपयुक्त तो मैकेनिक की तलाश आपका काम है और उसको काम बताना मेरा काम है, ठीक है ना। तो यही गवर्नर की जो भूमिका है वो कार्यपालिकी है, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और इनफैक्ट जिन व्यक्तियों के नियुक्त होने के संबंध में राज्य के राज्यपाल के द्वारा परामर्श दिया जाएगा, उन्हीं को ही वो आपका जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त और प्रोन्नत करेगा। इसका अर्थ यही हो सकता है, ठीक है ना। और इस अर्थान्वयन से वो ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य यह भी हासिल हो जाएगा कि कार्यपालिका इसके प्रभाव से न्यायपालिका को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय के परामर्श से वो जिसके संबंध में परामर्श दे रहे हैं, हमने उसी को प्रोन्नत किया, हमने उसी को नियुक्त किया, ठीक है। तो वे हमें गलत सलाह देंगे जिला न्यायाधीश के नियुक्त होने के संबंध में, इसकी कल्पना संभव नहीं है। अब सवाल यह है, स्वयं उच्च न्यायालय किन व्यक्तियों को नियुक्त करने के संबंध में या किन व्यक्तियों को प्रोन्नत करने के संबंध में सलाह देगा, ठीक है। अब यह अगला सवाल बचता है। तो इसके लिए उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया को विकसित कर सकता है और उन्होंने किया है कि जब हम नियुक्त होने के संबंध में सलाह देंगे तो हम एचजेएस का कंपटीशन कराएंगे, ठीक है ना। और फिर हम उन लोगों का चुनाव करेंगे जिन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए हम राज्यपाल को परामर्श देंगे, ठीक है ना। वो एक पैनल तैयार करते हैं और वो पैनल राज्यपाल के पास जाएगा, खुद नहीं नियुक्त कर सकते। वही बात, सबके अपने काम है। एग्जीक्यूटिव एक्ट आप कैसे करोगे? आप तो न्यायिक कृत्य करने के लिए बने हो, आप एग्जीक्यूटिव कैसे कर दोगे? तो एग्जीक्यूटिव एक्ट तो कार्यपालिकी अंग करेगा और कार्यपालिकी अंग के प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल करेंगे। आप बताओ किसे करना है? तो पैनल वो तैयार करेंगे एचजेएस के एग्जाम के माध्यम से, और दूसरा जो प्रमोशन के नियम उन्होंने बनाए हैं उसके माध्यम से जो लोग फिट होकर आएंगे। और देखिए एक चीज खूब समझ लीजिए, आप सीनियर हो गए तो जिला न्यायाधीश नियुक्त हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 में बताई जा रही है। सबऑर्डिनेट जिला न्यायाधीश से जितने हैं वो 234 में है, ठीक है ना। जितने सबऑर्डिनेट सब 234, जिला न्यायाधीश है केवल 233 में। तो प्रमोशन आपको केवल सबऑर्डिनेट जुडिशरी मिलेगा, यानी जिन्हें आप उत्तर प्रदेश में सिविल जज सीनियर डिवीजन और सीजीएम कहते हो, बस वहीं तक मिलेगा।
उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड आपका लग सकता है, चयन वेतनमान लग सकता है, और चयन वेतनमान लगा तो आप जो कोर्ट यहां एफटीसी में देखते हो, ये भी मजिस्ट्रेट ही हैं, जज नहीं है। रेगुलर एडीजे तब बनेंगे आप जब एडीजे हो जाएंगे, एफटीसी में नहीं। एफटीसी का मतलब हुआ सिलेक्शन ग्रेड में आप आ गए, ठीक है ना, चयन वेतनमान आपको मिल गया, ठीक है, सीनियरिटी के नाते। लेकिन अधिकारिता वो तभी मिलेगी जब आप रेगुलर एडीजे होंगे, ठीक है। और रेगुलर एडीजे का मतलब यह हुआ राज्यपाल। अब आप 233 में जाएंगे, आप सीनियर हो गए सिर्फ इस वजह से आप प्रोन्नत होंगे, नहीं। अगर उच्च न्यायालय की राय में सीनियर होते हुए आप उच्च, ठीक है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र नहीं है, ठीक है, तो फिर आप जीवन में एडीजे नहीं बनेंगे, क्योंकि एडीजे बनाना 233 में है, और उसके लिए उच्च न्यायालय सिर्फ सिफारिश कर सकता है। ये ठीक है, उन्हीं की सिफारिश पर नियुक्त होगा, लेकिन अगर कोई कोजेंट रीजंस है, तुम बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो, चोर हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 20 इंफॉर्मेशन है आपके विरुद्ध, उठा के वो ऑब्जेक्शन करेंगे। और परामर्श कैसे होगा ये भी बताएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट के लोग, कि परामर्श का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा और तुमने उसका उत्तर ही नहीं दिया। नो, दोनों पक्ष, अब यानी उच्च न्यायालय और सरकार दोनों परस्पर वार्ता करेंगे, दिखना चाहिए कि परामर्श हुआ, और इफेक्टिव परामर्श होना चाहिए कि इन्हें नियुक्त किया जाए न किया जाए, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। ये नहीं दिखा तो परामर्श नहीं मानेंगे। तो अगर ऑब्जेक्शंस आ गए तो तुम वही सीजीएम और सिविल सीनियर डिवीजन से रिटायर हो जाओगे, एडीजे नहीं बनोगे। और यहां कई लोग ऐसे तैनात रहे हैं जो बस सीजीएम से ही रिटायर हो गए, जीवन में एडीजे नहीं बने, क्योंकि एडीजे बनने के लिए फिर सिर्फ सीनियरिटी नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग सीनियर हैं, उनमें से फिर हम, ठीक है, क्योंकि सीनियरिटी अपने में अनुभव देती है, तो वो एक कंसीडरेशन का पॉइंट हो सकता है, लेकिन सोल क्राइटेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिभा ये किसी सीनियरिटी के गुलाम नहीं है। हमारे यहां वर्णन आता है कि 12 साल के मार्कंडेय ऋषि हैं और 12,000 ऋषि उनके सामने बैठे हैं, जो विभिन्न आयु वर्गों के हैं, और भगवत चर्चा जो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं वो सुनना है सब, ठीक है। उम्र के आधार पर मूल्यांकन ये हमारी परंपरा नहीं है, उम्र के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं होगा। तो सीनियरिटी इट मे बी ए कंसिडरेशन, बट इट कैन नॉट बी ए सोल क्राइटेरियन टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। सेशन जज की तो बात ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज की बात, ठीक है ना। तो तब मसला 234 में जाएगा। प्रोन्नति किनकी करनी है ये भी वो बताएंगे। अब प्रोन्नति करनी इट मींस ये व्यक्ति पहले से सेवा में है तभी तो प्रोन्नत होगा भाई, नियुक्त होगा तो फ्रेश होगा, प्रोन्नत होगा तो फिर पहले से सेवा में होगा ना। दो बातें हो गई। इसलिए अच्छा, अगर कोई व्यक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में है ऑलरेडी, जिला न्यायाधीश नहीं, तो न्यायिक अनुभव तो उसके पास है, ठीक है। अच्छा, सेवा में नहीं है लेकिन न्यायिक कार्य करता है तो भी अनुभव उसके पास होगा। भाई बार और बेंच दो चीजें हो गई ना, तो न्यायिक अनुभव बार के पास भी होगा और न्यायिक अनुभव बेंच के पास भी होगा, दोनों के पास होगा ना। तो सुइटेबल पर्संस इनकी तलाश हम दोनों जगह करेंगे जिला जज नियुक्त होने के लिए। इसलिए नियुक्त और प्रोन्नति दोनों बातें आई, ठीक है ना, क्योंकि बार और बेंच दो साइड हैं और दोनों न्यायिक काम कर रहे हैं। अगर तुम कानून को डिस्कस कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या वहां उमर खय्याम की रुबाइयां सुना रहे हैं, ठीक है, हम भी तो न्यायिक कृत्य ही कर रहे हैं। एक पार्ट आपका है, एक पार्ट मेरा है। तथ्य का अन्वेषण ये मेरा काम है, सत्य का अन्वेषण ये आपका काम है। लेकिन सत्य का अन्वेषण होगा तो तथ्य पर ही,
ये सत्य अवतरित होगा, होता भी है, लेकिन वो फिर पैगंबरों को ही होता है, हमें तो नहीं होता। तो सत्य की तो खोज होगी और वो तथ्यों के आधार पर होगी। तो तथ्य हम खोज रहे हैं, सत्य आप खोज रहे हो, तो काम की प्रकृति है, नेचर ऑफ जॉब है। ठीक है, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में दोनों प्रक्रियाएं, नियुक्ति और प्रोन्नति। आप सबसेक्शन 2 देखें, 233 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की। इसीलिए कहते हैं जज के लिए 7 ईयर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो राज्य या जिला ने, ठीक है, राज्य या संघ की सेवा में नहीं है, न्यायिक सेवा नहीं कहा, ठीक है, ये कहा कि राज्य या संघ की सेवा में नहीं है, वो व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब उसके नाम की सिफारिश एक तो उच्च न्यायालय ने की है, वो तो सबसेक्शन 1 में ही आ गया, और दूसरी रिक्वायरमेंट सबसेक्शन 2 में आई कि उसने 7 ईयर प्रैक्टिस नहीं किया, तब तक नहीं होगा। तो वकीलों के संबंध में एक बात तय हो गई है, अधिवक्ता कहा है, फिर इस अधिवक्ता का क्या अर्थ हो सकता है, यह भी समझना पड़ेगा। 7 वर्ष तक जो अधिवक्ता नहीं रहा है वो व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा। इसका मतलब 7 ईयर प्रैक्टिस इसेंशियल हो गई। अगर आप पहले से ही राज्य संघ की सेवा में नहीं, अब 2 समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक, राज्य और संघ की सेवा, इससे क्या विपरीत है? क्या पुलिस की सेवा में है जो आदमी, उसे जिला न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया जा सकता है? क्या जो नगर पालिका में टैक्स कलेक्टर रहा है उसे जिला न्यायाधीश बनाया जा सकता है? क्योंकि राज्य या संघ की सेवा में नहीं है तो 7 वर्ष की प्रैक्टिस चाहिए अधिवक्ता के तौर पर, और राज्य या संघ की सेवा में है तो केवल उच्च न्यायालय की रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि वो तो परामर्श तो उन्हीं से होगा। ठीक है ना? तो सवाल यह है कि राज्य या संघ की सेवा, इसका क्या अर्थ है? तो फिर व्याख्या का वही तरीका इस्तेमाल होगा, क्योंकि वही सबसे रिलायबल तरीका है कि हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इसे ध्यान रखेंगे, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की पूर्ति किस प्रकार के अर्थान्वयन से हो सकती है, उसी को हम अर्थान्वयन का समुचित तरीका ये स्वीकार करेंगे। गलत क्या है और सही क्या है, इसकी व्याख्या सिर्फ एक, कि जो कुछ करने से समाज में आनंद इसकी वर्षा हो वो सब कुछ ठीक है, और जिसे करने से समाज में आनंद की वर्षा न हो वो सब कुछ गलत है। और इसी सूत्र को कृष्ण ने पकड़ा है, इसीलिए वो खड़े होकर कह रहे हैं कि झूठ बोलो, मार दो इन्हें। ये झूठ नहीं है, तुम्हारी मान्यता के मुताबिक झूठ होगा, लेकिन सही और गलत की क्या डेफिनेशन हो सकती है? डेफिनेशन सिर्फ एक हो सकती है, ठीक है, वो ये कि क्या करने से क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सही और गलत की कोई पूर्व निर्धारित डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो अर्थान्वयन का इसी तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अर्थान्वयन ये ले लें कि राज्य या संघ की सेवा में जो है, अगर उच्च न्यायालय की रिकमेंडेशन मिल जाए तो वो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र है, तो उच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीश भगवान नहीं है। ठीक है, वो सबको जजी बना देंगे, अपने भाई भतीजे जो मास्टर होंगे बीटीसी के, वो भी जिला जजी अपॉइंट हो जाएंगे, जो तहसील में संग्रह अमीन होंगे, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे होंगे, उन्हें भी वो जिला जज बना देंगे। ठीक है ना? क्योंकि वो भगवान नहीं है। व्यक्ति के रूप में जब न्यायाधीश काम करेगा तब वो निरंकुशता का परिचय दे सकता है, लेकिन न्यायाधीश के रूप में जब काम करेगा तो उसकी आउटर लिमिट तय हो जाती है, कानून के मुताबिक काम करेगा। कानून की व्याख्या ये आप अपने हिसाबों से कर सकते हैं, लेकिन एक आउटर लिमिट, एक सीमित प्रतिबंध ये तो आ जाता है। एब्सोल्यूट प्रतिबंध नहीं आता, क्योंकि
नियम की व्याख्या का हक आपके पास रहता है, और व्याख्याएं कुछ भी संभव है, व्याख्याएं तो कुछ भी की जा सकती है। ठीक है, वही कहते हैं किसी ने आपको गाली दी तो गाली ने आपका अपमान किया, ये आपकी व्याख्या है, ये आपका दृष्टिकोण है। इनफैक्ट आपको दुख गाली नहीं दे रही, आपका अहंकार दे रहा है। अन्यथा तुम ये मान सकते हो कि बदतमीज बेहुदा है, हमसे क्या मतलब, दे रहा, बकने दो, इसके गाली देने से कौन सी हमारी इज्जत घट गई। और ये अगर ये कह देता ये सम्माननीय और वंदनीय और चरण स्पर्श के योग्य हैं, तो कौन सा हमारा सम्मान बढ़ जाता। दोनों ही बातें तो नहीं है। तब आपने ये समझ लिया होता, और जब ये समझा होता तो आपको गाली दुख नहीं देती, बुद्ध को नहीं देती है गाली दुख। तो आपकी दृष्टिकोण और व्याख्या की भूल है। आप कहते हैं गाली दुख दे रही, नहीं, आपका अपना अहम आपको दुख दे रहा है। तो व्याख्याएं तो कुछ भी संभव है, दृष्टिकोण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आउटर लिमिट न्यायाधीश पर आ जाती है कि वो न्यायाधीश के तौर पर काम करेगा, व्यक्ति के रूप में नहीं। इसलिए व्याख्या यह दी गई है कि नहीं, यहां पर जो राज्य संघ की सेवा ये तात्पर्य लिया जाएगा, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसे ध्यान में रखकर लिया जाएगा, और इसका अर्थ होगा जो राज्य की न्यायिक सेवा पहले से नहीं है, उसे अगर नियुक्त करना है तो 7 वर्ष तक उसने अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और उच्च न्यायालय ने सिफारिश की। तो जो बार से लोग अपॉइंट होते हैं, ठीक है, एचजेएस के माध्यम से, उनके लिए 7 ईयर प्रैक्टिस चाहिए। और जो राज्य की न्यायिक सेवा में, क्योंकि इसको न्यायिक सेवा के रूप में लिया है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर व्याख्या होगी, ठीक है ना। तो ये न्यायिक सेवा, और न्यायिक सेवा राज्य की कौन सी है, पीसीएस जे, ये न्यायिक सेवा है राज्य की। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज न्यायिक, उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है जुडिशियल, इसके मतलब पीसीएस जे से भी अपॉइंट होगा, लेकिन थ्रू प्रमोशन, ठीक है ना। और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी होगा थ्रू एचजेएस, और एचजेएस अपॉइंट होगा तो 7 ईयर प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट। अब एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किसकी है, ठीक है, एडवोकेट किसे माने, तो इसकी व्याख्या है। किसी ने एलएलबी की, लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट कौन है, whose name has been enrolled by concerned bar council in the register of advocates, ठीक है, जिसका नाम संबंधित राज्य की विधिज्ञ परिषद अर्थात बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ता के तौर पर अधिवक्ताओं के रजिस्टर में एक निश्चित संख्यांक पर प्रविष्ट कर दिया गया है, वो अधिवक्ता है। इसीलिए आपका एडवोकेट के तौर पर इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। आप, ठीक है, अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हैं, तो आप अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए सशक्त हैं, करेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सशक्त तो हैं। अब ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें बेचारों को मुकदमा ही ना मिले, ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, और इसके आधार पर हम उन्हें एडवोकेट मानने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। और एडवोकेट के तौर पर वो कचहरी तो जाएंगे ही, कम से कम देखेंगे, तो अनुभव देखने से भी हासिल होता है, यद्यपि करने से ज्यादा हासिल होता है, लेकिन देखने से भी हासिल होता है, ये भी सही है। अच्छा, दूसरी बात हुई, आप एडवोकेट थे और आपने कोई अन्य नियोजन स्वीकार कर लिया, आप टीचर हो गए, आप मास्टर हो गए, एलएलबी हो गए, या आपने लॉ टीचर के तौर पर ही अपनी जीविका ये कमानी शुरू कर दी। नाउ यू आर अनएलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, टू पार्टिसिपेट इन दैट competition which is conducted by the High Court to select those persons who will be eligible for the appointment of a district and session judge। इसलिए जितने ये प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखते हैं टीचर्स, इन सबके रजिस्ट्रेशन है, सबके एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये सब छुपाते भी हैं कि हम टीचर नहीं हो सकता, आप भले ही लॉ के टीचर हैं, क्योंकि लॉ के टीचर के तौर पर
आप कानून की वो जानकारी हासिल नहीं कर सकते जो प्रैक्टिकली जब कानून को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो जो हासिल होगी, क्योंकि अनुभव, इससे ही बोध और ज्ञान पैदा होता है। अदरवाइज सिर्फ सूचनाएं होती हैं आपके पास, उन सूचनाओं की सत्यता आपके समक्ष प्रमाणित नहीं होती, और जिस सूचना की सत्यता आपके समक्ष प्रमाणित नहीं है उस पर आपका अखंड विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास होना अलग बात है और अखंड विश्वास होना अलग बात है। जब सत्यता प्रमाणित हो जाती है तब उस पर अखंड विश्वास जमता है। इसलिए टीचर नहीं, ठीक है, अधिवक्ता के तौर पर, और अधिवक्ता उन्होंने उसे भी माना है। अधिवक्ता शब्द की विस्तृत व्याख्या हुई है, उनका नियोजन आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिवक्ता के तौर पर नियोजन स्वीकार किया, यह अलग बात है। इसलिए एपीओज एचजेएस के लिए पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है ना। उन्होंने नियोजन जरूर स्वीकार किया है, लेकिन राज्य की ओर से कर तो प्रैक्टिस ही रहे हैं, अब वो राज्य के अधिवक्ता हैं। जो शासकीय अधिवक्ता हैं वे सब इसके लिए पार्ट एलिजिबल होंगे। और यही नहीं, अगर कृभकों ने अपना अधिवक्ता अपॉइंट कर रखा है, अगर ओएनजीसी ने अपना अधिवक्ता अपॉइंट कर रखा है, आप चाहे किसी व्यक्ति, निकाय, संस्थान, प्राधिकारी, किसी की ओर से कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एचजेएस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप अगर एचजेएस कंप्लीट करेंगे तो आपका उस पैनल में नाम हो सकता है जिस पैनल से राज्यपाल को जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ये कौन करेगा? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की पद की स्थापना ये कौन करेगा? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति को प्रोन्नत ये कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन परामर्श इस पद स्थापना, नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए कौन देगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उसका परामर्श जिस प्रकार का होगा, उस परामर्श का प्रकार उस अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाएगा जो न्यायपालिका की स्थापना के माध्यम से संविधान द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। और वो क्या है? कार्यपालिकी अंग के विरुद्ध प्रभावी अनुतोष उपलब्ध कराया, ठीक है, कराना। क्योंकि कार्यपालिकी अंग इसी से शिकायत होगी लोगों को, इसलिए कार्यपालिकी अंग के प्रभाव से यह परामर्श मुक्त होना चाहिए, या यूं कहें इन व्यक्तियों की नियुक्ति मुक्त होनी चाहिए। और जब इनके परामर्श से ही होगी उच्च न्यायालय के, इसका मतलब उच्च न्यायालय का परामर्श इस श्रेणी का होना चाहिए कि राज्यपाल उस परामर्श की अनदेखी नहीं कर सकता। यद्यपि नियुक्त करने, पदस्थापना और प्रोन्नत करने का काम वही करेगा। प्रोन्नत किसे किया जाएगा और नियुक्त किसे किया जाएगा, इस संबंध में 233 सबसेक्शन 2 व्याख्या करता है और बताता है कि वो व्यक्ति जो राज्य की न्यायिक सेवा के, राज्य की न्यायिक सेवा नहीं, जो संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, अगर उन्हें नियुक्त करना है तो फिर 7 साल उन्होंने अधिवक्ता के तौर पर कानून की प्रैक्टिस की हो और उच्च न्यायालय उन्हें योग्य मानता हो जिला न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए। अधिवक्ता उस व्यक्ति को भी मानेंगे जिसने किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या संस्थान की ओर से अधिवक्ता के रूप में न्यायालय के समक्ष संबंधित संस्थान, प्राधिकारी आदि का पक्ष रखा है। उन सारे व्यक्तियों को अधिवक्ता माना जाएगा। और उच्च न्यायालय उनके नाम की सिफारिश राज्यपाल से करे, इसके संबंध में उच्च न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया वे तय की है। और उन्होंने ये तय किया कि हम एग्जाम कराएंगे, जिसे उच्च न्यायिक सेवा इस नाम से जाना जाता है, और वे उसका एग्जाम कराते हैं और संबंधित व्यक्तियों का, योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करते हैं। अब दूसरा शब्द प्रोन्नति आया, तो प्रोन्नति का मतलब ही यह हुआ कि व्यक्ति पूर्व से सेवा में है, उसे प्रमोट किया जा रहा है, प्रोन्नत किया जा रहा है,
किस रूप में? न्यायाधीश के तौर पर, जिला न्यायाधीश के तौर पर। तो जो प्रमोट हो रहा है, किस व्यक्ति को प्रमोट करें, तो किस व्यक्ति को प्रमोट करें, इसका प्रश्न जब आएगा तो राज्य या संघ की सेवा में जो व्यक्ति है उसी को प्रमोट किया जा सकता है। जो सेवा में ही नहीं है, कॉमन मैन को प्रमोट थोड़ी कर देंगे। तो राज्य या संघ की सेवा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो व्याख्या का तरीका यही इस्तेमाल होगा कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखकर व्याख्याएं स्वीकार होंगी। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और उसको जब ध्यान में रखकर हम इस सेवा की व्याख्या करेंगे तो ये न्यायिक सेवा के तौर पर ही स्वीकार हो सकती है, यह स्वीकार होने योग्य व्याख्या हो सकती है, और वही स्वीकार की गई। तो अगर आप न्यायिक सेवा में हैं तो प्रोन्नत होने योग्य हैं, प्रोन्नत होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना? आप समझदार हैं तो आप ठीक करने योग्य हैं, ठीक करेंगे, इसके लिए आपने समझ का होना भी जरूरी है, ठीक है? तो 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करती है, और 233 का कहती कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा लिए गए निर्णय आदि का विधिमान्यकरण, ठीक है? कहता है अगर वो प्रक्रिया जो यहां बताई गई उसमें कोई कमी हो गई और उसके कारण से जिला न्यायाधीश के तौर पर जो व्यक्ति नियुक्त हुआ वो उस रूप में नियुक्त हुआ है जो व्याख्या आई है, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति तो पाई है, और जब जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति पाई है तो पहले दिन से उसने व्यक्तियों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय तो किए ही है, और नियुक्ति उस अनुरूप नहीं है जो व्याख्या है। अच्छा, व्याख्या भी 26 जनवरी 1950 को ही थोड़ी आ गई थी। 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन व्याख्या आ गई, ऐसा संभव थोड़ी है। और जिला न्यायाधीश तो उस दिन भी काम कर रहे थे और सब रिटायर ही कर दिए गए 26 जनवरी 1950 को, ये भी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, व्याख्या आने से पूर्व भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रही है, तो अगर बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नहीं की गई है जो तरीका यहां बताया गया और उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर काम किया है और निर्णय प्रतिपादित किए हैं, डिलीवर किए हैं, उन निर्णयों के बारे में हम क्या माने? वो क्या निर्णय शून्य हो गए? क्योंकि नियुक्ति तो उस तरीके से नहीं है, हो सकता हटा भी दें, उन्हें हटाया भी है, ठीक है? तो उन निर्णयों की बाबत हम क्या निर्णित करेंगे? तो 233 का उसी समस्या का समाधान बताता है। 233 का कहता है एडहॉक, डिफेक्टो जिसने न्यायाधीश के तौर पर काम किया है, एक प्रिंसिपल लाए डिफेक्टो, ठीक है? वास्तविक तौर पर, वस्तुतः जिसने न्यायाधीश के तौर पर काम किया है उसने निर्णय अगर न्यायाधीश के तौर पर लिया है तो डेफिनेटली कानून के मुताबिक ही लिया होगा, कानून की व्याख्या कुछ भी की हो, और कानून की व्याख्या संबंधी अगर गलती है तो उसके लिए अपीलेट जुडिक्शन, रिविजनल जुडिक्शन, रेट, सब चीजें उपलब्ध हैं। और अगर हम ये कह दें कि नहीं, निर्णय भी शून्य, तो ये मूर्खता की बात है, क्योंकि उसने खुद निर्णय नहीं लिए कानून के मुताबिक ही। निर्णय सही या गलत, कानून की व्याख्या सही और गलत हो सकती है, उसके लिए है ना रिट, अपील, रिवीजन कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम शून्य कर देंगे तो फिर पक्षकार वहीं पहुंच गए, फिर तो फिर से शुरुआत हो जाएगी नई, और समय, पैसा, धन सबकी बर्बादी होगी। इसलिए 233 का लाए हैं और कहा कि अगर इस तरह नियुक्ति नहीं भी हुई है लेकिन किसी ने जिला न्यायाधीश के तौर पर काम किया तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय ये विधिमान्य माने जाएंगे और ये शून्य नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इसमें शामिल हैं, इससे नीचे जितने हैं उन सबकी नियुक्ति 234 में है। आपसे कई बार प्री में ये भी पूछ देते हैं आप जिस
कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये कंपटीशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो रहा है? तो 234 के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, इस पर बात करके कल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी खत्म कर लेंगे, देखेंगे।